सेशन जो है ये 40 मार्क्स का सेशन है। हम इसी सेशन को दोबारा से रिज्यूम करेंगे। 40 मार्क्स का दूसरा सेशन होगा और फिर उसके बाद हम एक तीसरा सेशन रिज्यूम करेंगे जो कि 40 मार्क्स का तीसरा सेशन होगा। तो इस तरीके से टोटल आपके पास जो है वो 3 सेशन, दैट मींस तकरीबन 1 घंटा 1 आवर एंड 20 मिनट्स के होंगे। अगर आप लोगों में से किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको किसी चीज की कोई क्लैरिटी नहीं हो, तो आप लोग मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने असाइनमेंट को या मैं अपने जो भी लेक्चर है उसको रोक के आपको जो भी आपको क्यूरी है उसका जवाब देके फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब ऑफिशियली अब हम अगर अपने लेक्चर को स्टार्ट करें तो हमारे पास अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोगों की जो है मुझे अटेंडेंस जो है वो चाहिए होगी। तो अगर आप में से या तो कोई वॉलंटियर कर दे अटेंडेंस लेने के लिए, या अगर आप में से कोई वॉलंटियर नहीं कर पा रहा तो मैं अपने पास जो है एक एक्सेल शीट के अंदर जो आप सब लोगों के नाम लिख लूंगा। लेकिन मेरे पास इशू ये आ रहा है कि मेरे पास आप लोगों का इन्फिनिक्स S5 लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे नहीं पता इन्फिनिक्स S5 कौन है। तो काइंडली या तो मुझे आप लोग अपने नाम जो है वो सारे के सारे मैसेज कर दो, या आप में से कोई एक सारे के सारे नाम लिख के मुझे भेज दे, जैसा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो आप लोग कर लो, ताकि मेरे लिए आसानी हो और मैं आगे जो है आपके अटेंडेंस को सबमिट करवा सकूँ। तो फिर इट्स पॉसिबल, तो आप ज्वाइन करते हुए जो है वो आप अपने नामों के साथ ज्वाइन कर लो, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं जो है वो आप लोगों के नामों को जो है वो लिख सकूँ या आप लोगों के नामों को एडअप कर सकूँ। इन्फिनिक्स S5 काशिफ अब्दुल गनी, ओके ठीक है। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं आप लोगों की जो है अटेंडेंस भी मार्क कर लेता हूँ, ताकि बाद में हम जो है वो इसको साथ लेके चलें, या हम क्लास के आखिर में अटेंडेंस मार्क कर लें। इट विल बी ज़्यादा कन्वीनियंट कि हम क्लास के आखिर में जो है वो अटेंडेंस मार्क कर लें, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ओके, आज का सेशन, आज के लेक्चर जो हमारे पास है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीव्यू आप लोगों को दे दूं। आई एम श्योर आप लोगों ने जो है वीडियोस जो है वो देखी होंगी, प्रेजेंटेशन की, क्लास के लेक्चर जो है वो आपने नोट किए होंगे। हमने सबसे पहले जब अपने क्लास को स्टार्ट किया, सबसे पहले जब हमने सेशन को स्टार्ट किया है, तो हमने अपने सेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन के कॉलम को लिया। इंट्रोडक्शन को लेने के बाद हमने विजन मिशन को एक्सप्लेन किया। विजन और मिशन को एक्सप्लेन करने के बाद हमने एनवायरनमेंट एनालिसिस को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस को देखा, जिसमें हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तमाम रिव्यूज को, तमाम की तमाम चीज़ों को, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को चेक किया। और चेक करने के बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस किस तरीके से होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स होती है, क्या क्या वीकनेसेस होती हैं, क्या क्या उसका पर्पस होता है। तो हमने सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस में देखी। फिर एक्सटर्नल के साथ हमने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस देखा। जब हमने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस देखा तो उसमें हमने बहुत सारे चार्ट, बहुत सारी मेथोडोलॉजी, बहुत सारे प्रोसेसेस को जो है रिव्यू किया, और रिव्यू करके हमने इंटरनल एनालिसिस को भी कंक्लूड किया। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को। अब सबसे पहले तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के ऊपर क्यों आ रहे हैं, या हमें बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की क्या जरूरत है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, या जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स के 3 एरियाज मैं आपको समझा चुका। पहला एरिया आपके पास विजन मिशन का था, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया। दूसरा एरिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस का था। तीसरा एरिया इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस का। तीनों एरियाज हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिए, और यही वो 3 एरियाज हैं जिन 3 एरियाज के ऊपर, या जिन 3 एरियाज की बेसिक्स पे जो है हम मजीद फर्दर आगे जो है तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को देखते हैं, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स देखने किसके लिए होते हैं, हमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स साथ लेके चलने क्यों होते हैं? ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हमें लेके चलने होते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए।
तो हम जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं या जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो दूसरी मेजर अंडरस्टैंडिंग है जिसको हमें लेने की जरूरत है या जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो है हमारे पास बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके जितने भी बिजनेसेस होते हैं, आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन सबका बेसिक काम क्या होता है? उन तमाम की ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम होता है अपने बिजनेस को इन्हांस करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना। क्योंकि जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हम तीनों की तीनों फैक्टर्स को अलाइन करते हैं। तीनों की तीनों फैक्टर्स को अलाइन करने के बाद तो सबसे पहली चीज हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम डेवलप करते हैं वो हमारे पास होती है हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ये आपके पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का एक ओवरव्यू है, इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे आज के लेक्चर में वो देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली पार्ट 1 ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। पार्ट 1 में हम क्या क्या देखेंगे? पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है। हम सबसे पहले उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज के अंदर रिस्क क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रिस्क होते हैं जो कि हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह की बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती हैं। कौन कौन सी तरह की जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती है, कौन सी 5 ऐसी फोर्सेज हैं जो कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रही होती है या जो कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को जो है इम्पैक्ट कर रही होगी। हमारे पास कस्टमर्स और स्ट्रेटेजी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। ये सारी की सारी चीजें डील और डिस्कस करने के बाद हम मजीद फर्दर आगे जब मतलब इसके पार्ट 2 में जाएंगे तो वहां पे हम ये डिफाइन करेंगे कि पॉटर्स की स्ट्रेटेजी क्या है। पॉटर किस तरीके से डिफाइन करता है स्ट्रेटेजी को, कंपैरेटिव एडवांटेज और सस्टेनेबिलिटी कैसी होती है, 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास वैल्यू किस तरीके से क्रिएट की जाती है ह्यूमन और सोशल कैपिटल के थ्रू, ओवरऑल कॉस्ट किस तरीके से डिटरमाइन होती है लीडरशिप की, वैल्यू चेन एक्टिविटीज हमारे पास क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम जो है एक्सपीरियंस का जो है उसके इफेक्ट्स को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे आपकी जो ओवरऑल लीडरशिप है वो किस तरीके से जो है आपकी पोजीशन को मूव कर रही होती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 फोर्सेस जो कि हम पहले अब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से पिटफॉल्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम या इश्यूज आ सकते हैं। डिफरेंशिएशन चेक करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन चेक करने के बाद हम जो है वो ये सारी की सारी चीजें डिफरेंशिएशन के अंदर देखेंगे। फोकसेस हम देखेंगे कि हम किस चीज को जो है फोकस करते हैं, कि कौन से फोकस के एरिया को हम जो है लेके चलते हैं। फिर कॉम्बिनेशन अप्रोचेस को हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन अप्रोच, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज के अंदर हम जो है वो किन किन चीजों को जो है वो लेके चलेंगे। फिर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे चलेंगे और ग्रैंड स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हमारे पास ग्रैंड स्ट्रेटजीज क्या होगी। तो इन शॉर्ट सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग या वी विल बी defining our business level strategy. So let's start with that. Okay, let's start with that. और सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटेजी होती क्या है। क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे जो है वो चीजों को लेके चलना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्ट्रेटेजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी जो है वो आपका विद एवरी पासिंग डे इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, सिग्निफिकेंट होती जा रही है, फंडामेंटल होती जा रही है फर्म की सक्सेस के लिए। मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी हर फर्म की सक्सेस या किसी भी फर्म की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट या सबसे ज्यादा फंडामेंटल रोल प्ले कर रही होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको चॉइस दे रही होती है 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान काम करने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान सेलेक्ट करने के लिए चीजों का। अब 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या है? अल्टरनेटिव से मुराद हमारा ये है कि हम हमेशा स्ट्रेटजी को डिटरमिन करने के लिए या हम हमेशा स्ट्रेटजी को वर्कआउट करने के लिए या हम हमेशा स्ट्रेटजी को टेक ओवर करने के लिए हमारे पास ये चॉइस होती है कि या तो हम एक्सटर्नल यानी कि अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को फोकस करें कि हमने अपनी अपॉर्चुनिटी उठाई और अपॉर्चुनिटी उठा के हमने अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अपने थ्रेट्स को ओवरकम कर लिया, या तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो एरिया को हम ये कर सकते हैं कि हम रिलाई करें अपनी इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर जो है वो काम करना होता है। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें 2 तरह का फोकस देती है।
एक तो वो हमें स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जी या तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को ओवरकम कर लो, या आप अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो और थ्रेट को मिनिमाइज कर लो, या दूसरा वो हमें ये कहती है कि आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करो अपनी स्ट्रेंथ से, और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करें, उसके बाद आप अपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को क्रिएट करके अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करो, अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज करो, अपने बिजनेस को इंटेंस करो, या अपने बिजनेस को मजीद फर्दर आगे जो है वो लेके आगे की तरफ जो है वो लेके जाओ। अब हम और मजीद आगे बढ़े तो हम ये कहते हैं कि जी अच्छा ये तो सब हो गया, अब हमारे पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बड़ी बेसिक सी एक डेफिनेशन जो ली गई है वो ये ली गई है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इज integrated and coordinated set of commitments and action that firm uses to gain a competitive advantage by exploiting core competencies in specific product, market या industry। हम इस डेफिनेशन को अब एक्सप्लेन करके चलते हैं, मतलब एक एक हिस्से को उसको तोड़ के लेके चलते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है दैट इज हमारे पास हमारी जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है वो हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कमिटमेंट्स है, पहली बात। अब इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड में सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं इंटीग्रेटेड का। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास हमारी तमाम एक्टिविटीज एक दूसरे से रिलेट करके चले। रिलेट करके चलने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ तरतीब में चले। ऐसा नहीं हो हमारे पास कि हमारी एक स्ट्रेटेजी, हमारी एक एक्टिविटी या हमारा एक जो कमिटमेंट है वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही हो, और एक कमिटमेंट हमारे पास जो है वो किसी और डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही हो। ऐसे ना हो। हम इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ए से बी तक हम एक पॉइंट के ऊपर एक हमारे पास कमिटमेंट हो, बी से सी तक हमारी एक कमिटमेंट हो, सी से डी तक एक कमिटमेंट हो, तो आप देखिए ये तमाम की तमाम इंटीग्रेटेड होंगी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि एक के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होती है। तो पहली चीज जो हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमारी तमाम के तमाम कमिटमेंट्स इंटीग्रेटेड हो। दूसरी जो हमारी पॉइंट उन्होंने हमें दिया वो हमें दिया कोऑर्डिनेटेड हो। कोऑर्डिनेटेड होने का मतलब ये है कि मेरे बिजनेस के, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो स्ट्रेटेजी में लेके चल रहा हूँ या जो सेट ऑफ एक्टिविटीज में लेके चल रहा हूँ या जो कमिटमेंट में चाह रहा हूँ वो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मुझे उसी कोऑर्डिनेशन या उसी एक्टिविटी के थ्रू जो है वो मैं मूव कर सकूं। फरीहा बेटा आपका माइक ऑन है आई बिलीव, अब बेटा अपना माइक ऑफ कर लो क्योंकि आपकी माइक से डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। सर एक मिनट, अगर आप एक मिनट सबर करो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगा आपका माइक म्यूट। फरीहा बेटा मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया है, मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया, कोई मसला नहीं है। ओके ओके तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड होगी। दैट मींस हमारे ए से बी, बी से सी, सी से डी, दैट मींस हमारे पास प्रॉपर तरतीब से चीजें चलेंगी। सेकंड कोऑर्डिनेटेड होगी। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि आपके तमाम के तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके तमाम के तमाम बिजनेस के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके तमाम के तमाम जितने लोग हैं जो कि आपके बिजनेस में आपके साथ चल रहे हैं, आपके बिजनेस में आपके साथ मूव करेंगे या आपके बिजनेस में आपके साथ वर्कआउट करेंगे, वो तमाम के तमाम लोगों को आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में, आपकी कमिटमेंट के बारे में पता। तो ये हमने पहली लाइन डिफाइन कर ली, मींस इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड कमिटमेंट्स। अब ये एक चीज होगी। अब मजीद फर्दर आगे से बात करते हैं एंड एक्शंस ऑफ द फर्म। अब इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ आपकी कमिटमेंट पे नहीं होगा बल्कि वो आपके एक्शंस के ऊपर भी होगा। दैट मींस आपके जो भी आप एक्शन लेने के लिए आ रहे हो, जो भी एक्शंस आप करने के लिए जा रहे हो या जो भी आप एक्शन लेने के लिए आओगे या जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे या जो भी आप डिसीजन लोगे, ये उसके ऊपर भी आएगा। ये आपके लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में बात हो, यानी कि आपकी कमिटमेंट और आपका एक्शन दोनों इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, इन्होंने मजीद फर्दर आगे उसके बारे में बात की है और ये कहा है कि
क्योंकि फर्म इसको इस्तेमाल करती है, दैट मींस कमिटमेंट ऑफ एक्शन को फर्म यूज करती है टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज। अब कंपेटिटिव एडवांटेज हमने 3 पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बहुत डिटेल में बात की कि आप अपनी तमाम के तमाम जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, ये जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं, ये जो भी आपके इंडस्ट्री के अंदर आपके राइवल्स काम कर रहे हैं, आपको उन तमाम के तमाम लोगों का एज प्रोवाइड करती है, तमाम के तमाम लोगों को एक सुपीरियरिटी प्रोवाइड करती है। किस तरीके से होगा? बाय एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइट करते हो आप, यूटिलाइज करते हो आप कोर कॉम्पिटेंसीज, उन कोर कॉम्पिटेंसीज को जो कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और मार्केट या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के अंदर मूव कर रही है। अब हम इस डेफिनेशन को कंबाइन करके चलते हैं, हम उसको ऐसे कहते हैं कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड कमिटमेंट और एक्शन जो कि एक कंपनी इस्तेमाल करती है या फर्म यूज करती है ताकि वो कंपेटिटिव एडवांटेज ले सके अपने तमाम के तमाम ओपोनेंट्स के ऊपर। किस तरीके से? अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को इस्तेमाल करते हुए। कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज? जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के अंदर है। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करके आगे चलते हैं कि हमारे पास जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती है वो मुख्तलिफ तरह की कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जाहिर सी बात है हर एक बिजनेस की कॉम्पिटेंसी डिफरेंट तरह की होगी, लेकिन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर जो फोकस किया गया वो सिर्फ उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस किया गया है जो कि मार्केट के अंदर आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दिला सके। जिस तरीके से इसमें हम एक जनरल एग्जांपल लेके चले तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है, लाइक कपड़ा बनाने की एक इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री के अंदर जो है एक फैक्ट्री ऐसी है जिस फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी यूज हो रही है वो मशीनरी है जो कि बाकी पूरी और इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं। ये उसका कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, हम ये कहते हैं कि जी एक मेडिसिन बनाने की कंपनी है और जो कंपनी मेडिसिन बना रही है उस कंपनी के पास मेडिसिन बनाने के ऐसे टूल्स या ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि कंपनी में किसी के पास नहीं। तो इसका मतलब है ये उनका कंपेटिटिव एडवांटेज हो गया और कोर कॉम्पिटेंसी भी हो गई। अच्छा, इसी तरीके से हम तीसरी एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सपोजिटली आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पेंसिल बनाने की आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में आपने मार्केट को सर्वे किया, मार्केट को सर्वे करके बेस्ट मशीन या मोस्ट एफिशिएंट मशीन जो कि उस इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है, आपने वो मशीन को इंपोर्ट कराया और उस मशीन को इंपोर्ट करा के अपने पास इंस्टॉल कर लिया। तो ये आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज हो गया। तो आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को यूटिलाइज करते हैं, आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को लेते हैं या आप अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि आप अपनी इंडस्ट्री में तमाम के तमाम लोगों पे प्रिवेल करें या तमाम के तमाम लोगों के ऊपर डोमिनेट करें। अब हमारे पास ये सवाल आता है, अब हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ वी इंटेंड टू कम्पीट इन द इंडस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के अंदर ये चीज कही है कि भाई आप किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री में कम्पीट करने की ख्वाहिश रखते हैं। लाइक कॉम्पिटिशन भी डिफरेंट तरह के होते हैं ना। अब अगर आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो हम तमाम के तमाम स्टूडेंट्स में मुख्तलिफ तरह के कॉम्पिटिशन होता है। एक कॉम्पिटिशन ये होता है कि जी आप में से कोई ये कहते हैं कि जी मुझे सारे सब्जेक्ट्स में दूसरों से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले। एक स्टूडेंट ये कहते हैं नहीं मुझे सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, मुझे सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में मार्क्स। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं जी हमें हाईएस्ट मार्क्स लेने ही नहीं है, हमें एवरेज मार्क्स पर चलना है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं जी हमें एवरेज मार्क्स पर नहीं चलना, हम पास हो जाए बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह की लेवल्स है, ये मुख्तलिफ तरह के एरियाज हैं जिस तरीके से आप कम्पीट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज भी जो है वो मुख्तलिफ तरह की मेथोडोलॉजीज के थ्रू या मुख्तलिफ तरह के फोर्स मैप के थ्रू जो है वो कम्पीट करने को डेवलप कम्पीट करने के लिए जो है वो चल रही होती है। बट हैविंग सेड दैट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको स्ट्रेटेजिक लेवल बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज बनानी होती है या जब आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को डेवलप कर रहे होते हो तो आपको इस चीज को भी फोकस में रखना होता है कि आप किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री में आप किस तरीके से लोगों को या फर्म्स को या इंडस्ट्री को या सेक्टर को या प्रोडक्ट को कम्पीट करने का इरादा देखो। अब हम आगे आते हैं और आगे आके हम पर्पस देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का पर्पस क्या होता है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का सिंपल पर्पस ये होता है कि टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन पोजीशन ऑफ अ फर्म एंड इट्स कंपटीटर। मींस आपके कंपटीटर और आपके दरमियान, मतलब आपकी इंडस्ट्री के दरमियान और आपके कंपटीटर के दरमियान ये डिफरेंस क्रिएट करें। डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि
उसामा अब्दुल कादिर वॉइस, बेटा क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको, आवाज नहीं आ रही है क्या? उसामा, मेरी मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको क्या बेटा? अच्छा बेटा, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है? मुझे ये कंफर्म कर दो, मतलब बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर जो है वो कर लो। ओके, काशिफ गनी, ठीक है बेटा। बाकी सबको अगर किसी के पास और वॉइस का इशू आ रहा है तो मुझे बता दो जी। एनीवन हैविंग माय वॉइस इशू? रुबाब बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब्दुल वहीद, वहीद कुछ कह रहे हो बेटा? सर आवाज क्लियर नहीं है, मैसेज थोड़ा बहुत समझ आ रहा मगर आ रहा है। ओके, एक मिनट, अच्छा रुको आप लोग। क्लास में क्लास में ओके जी, अब आपको आवाज क्लियर हो रही है? अब क्लियर है मेरी आवाज? ठीक है ठीक है। उसामा अब्दुल कादिर, बेटा आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। उसामा बेटा फिर या तो आप अपने एंड की कनेक्टिविटी चेक कर लो, क्योंकि मेरे एंड से तो कनेक्टिविटी बिल्कुल क्लियर आ रही है और प्रॉपर भी आ रही है। आप अपने पास एक दफा या तो सिग्नल चेक कर लो, वरना दूसरा ये है कि मैं आपको इस तमाम की तमाम ऑडियोज की जो है वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो अगर इन केस अगर कोई चीज आपकी मिस हो गई है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो आप लोग जो है उसको वहां से भी चेक कर लो। इज इट ओके? ये चीज ठीक होगी आप लोगों के लिए होपफुली। जब्बार बेटा मैं आपका माइक भी म्यूट कर रहा हूँ, रुबाब बेटा मैं आपका माइक भी म्यूट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो मुझे प्लीज मैसेज कर दो, मैं जो है वो मैसेज के ऊपर आपको जो है रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे आते हैं और हम आगे आके ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली हमने पर्पस देख लिया कि हमारे पास जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का पर्पस क्या होता है। पर्पस हमारे पास जो है वो हमने देख लिया कि कंपेटिटिव एडवांटेज जो है उसको हमारे पास इनहांस करने के लिए कि जी हमारे आपको जो है आपके कंपेटिटर्स के ऊपर जो है वो मतलब इन शॉर्ट आपके कंपेटिटर से मुराद ये है कि आपको नंबर वन क्रिएट करना है। द मोमेंट आप नंबर वन जो है वो क्रिएट हो गए, ये बेसिकली आपका पर्पस होता है आपके तमाम की तमाम स्ट्रेटेजी को डेवलप करने का। फर्म मस्ट मेक अ डेलिबरेट चॉइस। अच्छा, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर एक तो आपका पर्पस हो गया कि जी आपको अपने कंपेटिटर के ऊपर आना है। अब किस तरीके से ऊपर आना है ये एक सवाल है। मतलब हमें ये कहना तो बहुत आसान होता है कि जी हम अपने कंपेटिटर्स से जो है वो ऊपर आ जाएंगे या हम अपने कंपेटिटर्स को बीट कर देंगे, बट ये कैसे करेंगे? अब मजीद फर्दर आगे इसके ऊपर हम बात करें तो वो हमारे पास ये कहते हैं कि फर्म को जो है वो डेलिबरेट चॉइस क्रिएट करनी होती है। डेलिबरेट चॉइस का मतलब ये है कि फर्म को अपनी चॉइस अपनी मर्जी से क्रिएट करनी है। दैट मीन्स उनको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। किस किस चीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है? पहला ऑप्शन तो ये सेलेक्ट करना है कि परफॉर्म एक्टिविटीज डिफरेंटली। पहला तो ऑप्शन ये होता है कि या तो आप अपनी एक्टिविटीज डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करो या परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, या मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करो। अपेरेंटली अगर देखो तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एक ही स्टेटमेंट्स हैं। दैट मीन्स मतलब मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर दोनों के मीनिंग्स के लिहाज से बात करो तो दोनों के मीनिंग्स आर वे डिफरेंट। वे डिफरेंट का मतलब ये है कि या तो आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करो या आप उसी एक्टिविटी को मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करो। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले से पहली बात है तो मतलब ये है कि आप तमाम के तमाम लोग एक तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसी एक्टिविटी को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दिया।
एक तो ये चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि तमाम के तमाम लोग एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपने उस एक्टिविटी को मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म किया या आपने उस एक्टिविटी को दूसरे तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है, तो बेसिकली ये दो एरियाज होते हैं जिन एरियाज के अंदर आपको चॉइस होती है, जिनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। थर्ड, इम्पैक्ट हाउ वैल्यू चेन एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म टू क्रिएट न्यू वैल्यू। या हमने लास्ट क्लास के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने वैल्यू चेन के ऊपर बहुत एक डिटेल डिस्कशन किया था इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में, कि वैल्यू चेन हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं या वैल्यू चेन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे भी वही वैल्यू चेन आई है कि आपकी वैल्यू चेन एक्टिविटीज है, जिन चेन को आप वैल्यू चेन एक्टिविटीज कह रहे हो, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज किस तरीके से आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका प्रोसेस यूनिक हो जाए, अलग हो जाए, या यूनिक वैल्यू क्रिएट कर दे, अलग वैल्यू क्रिएट कर दे आपके कस्टमर्स के लिए। नो स्ट्रेटजी बेटर देन अदर्स। एक चीज और है कि कोई भी स्ट्रेटजी किसी दूसरे से बेहतर नहीं होती है, हर एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी के कोरिलेट पे चल रही होती है। दैट मींस हर एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी से कि आपकी एक्टिविटीज के लिहाज से डिटरमाइन होता है कि जी कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सक्सेसफुल है, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि जी हर स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, ये स्ट्रेटजी बुरी है, ऐसा कभी नहीं होता। सारी स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं, लेकिन आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी वो होती है जो कि आपकी एनवायरनमेंट में आपको सूट करे, या आपकी सराउंडिंग में आपको सूट करे, या आपके एरिया में आपको सूट करे, या आपकी इंडस्ट्री में आपको सूट करे। लाइक जो आपकी बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स की जो इंडस्ट्री है, या ड्रिंक्स की जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, या ड्रिंक्स की जो वैल्यू चेन है, वो इंटायरली डिफरेंट होती है ईटिंग फूड के वैल्यू चेन से। अब खाना और पीना दोनों काम तो एक ही साथ है ना, मतलब हम खाते भी हैं, हम पी भी रहे होते हैं। मतलब इफ यू आर ईटिंग अ बर्गर, हम बर्गर खा रहे हैं तो हम साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन बर्गर बनाने वाली इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं, या बर्गर बनाने वाली इंडस्ट्री की जो स्ट्रेटजीज हैं, वो इंटायरली डिफरेंट है उनसे जो कि कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक्स बनाने वाली इंडस्ट्री से। ठीक है, अब लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटजीज है, लाइक अगर दोनों सेक्टर्स की मैं बात करूं, और दोनों सेक्टर्स में मैं इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज की जब बात करूं, तो दोनों की स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ होंगी, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी में कोई भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, कोई भी स्ट्रेटजी बहुत बुरी नहीं होगी, बल्कि दोनों की जो स्ट्रेटजीज है उसमें वो स्ट्रेटजी जो कि उनके एनवायरनमेंट, उनके एनालिसिस, उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, उनके विजन मिशन, उनके ऑब्जेक्टिव से करीब तर होगी, वो स्ट्रेटजी उनके लिए बेहतर है। ठीक है, इसके बाद कंटिंजेंट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंटिंजेंट ऑन एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, दोनों जो है वो आपके पास एक जैसी कॉन्टिजेंसी चलेगी। कॉन्टिजेंसी चलने का मतलब ये है कि दोनों आपके पास जो है वो साइमल्टेनियस या एक के बाद एक चलेंगे। आप किसी एक को ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, किसी एक को आप कम फोकस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को आप ये कहें कि जी हम ज्यादा फोकस करें, या किसी एक को कहें हम कम फोकस करें, लेकिन यस आप इन दोनों में से चॉइस जरूर लेते हो कि आपको किसको रिलाय करा के चलाना है। लाइक अगर हम पीछे ही चले तो हमने जब हमने स्ट्रेटेजी के लेवल उसको शुरू किया था, तो हमने पहली बात देखी यहाँ पे ये कही थी कि आपकी चॉइसेस डेडिकेट करनी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यहाँ भी वही बात है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में से किसी एक के ऊपर फोकस करना होता है। अब आपके कंपेटिटिव एडवांटेज, हमने एक कंपेटिटिव एडवांटेज के वर्ड की बात की थी, तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है, या कंपेटिटिव एडवांटेज से क्या मुराद है। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि हर फर्म के ऊपर हमारे पास फर्म को दो चॉइसेस लेके चलनी होती है कंपेटिटिव एडवांटेज में। एक, या तो वो कॉस्ट पे एडवांटेज ले ले, दूसरा वो यूनिकनेस के ऊपर एडवांटेज ले ले। हमें हर एक वर्ड का मतलब इसलिए इस डेफिनेशन में समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर एक वर्ड एक पूरी अलग डेफिनेशन, पूरी अलग स्ट्रेटजी, पूरी अलग फोकस, पूरा अलग पैराडाइम लेके चला है। लाइक हमने ऊपर जिस तरीके से डेफिनेशन के अंदर उसकी बात की थी, लाइक लेट्स गो बैक टू आवर डेफिनेशन। तो अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से बात करें तो हमने अपने बिजनेस लेवल स्टडी इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात की, कमिटमेंट की बात की, एक्शन की बात की, वो हमने डिफाइन किया। कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की, वो अब हम डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की, वो हम देख चुके हैं। अब जब हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव एडवांटेज में जाते हुए दो चीजों को फोकस कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉस्ट एंड सेकंड वन इज द
यूनिकनेस। अब कॉस्ट का मतलब क्या है, मतलब कॉस्ट में हम कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे लेके चलेंगे, कॉस्ट में हम किस तरीके से कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेंगे, वो ये होगी कि हमारी कॉस्ट हमारे राइवल्स या हमारे ओपोनेंट्स के मुताबिक या हमारे ओपोनेंट्स के मुकाबले में कितनी कम है। अगर तो हमारी कॉस्ट कम होगी तो हमारे पास एक जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगा। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में कितना ज्यादा डिफरेंट या कितना ज्यादा यूनिक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जितना ज्यादा यूनिक होगा उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट के अंदर हमको मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। कंपेटिटिव की स्कोप के लिहाज से बात करें तो आपके दो बेसिक स्कोप्स होते हैं, ये दो आपके पास स्कोप्स होते हैं, दो आपके पास रेंजेस होते हैं जिस पर फोकस करते हैं। या तो आप ब्रॉड वे के ऊपर फोकस करते हो, ब्रॉड वे का मतलब ये या तो आप मैक्सिमम क्लस्टर टारगेट के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हो, या आप नैरो के ऊपर फोकस कर रहे होते हो कि आप अपनी इंडस्ट्री के कुछ पार्टिसिपेंट या अपनी इंडस्ट्री के कुछ लोगों के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हो। ठीक है, These combine to yield 5 different generic business level strategies. 5 strategies आपकी जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो क्रिएट होती हैं और क्रिएट होने के बाद आपके इस रिजल्ट को क्रिएट करती हैं। ओके, आई हैव गॉट 3 मिनट्स विद मी, तो मैं आपकी इस सेशन की जो है मतलब सेशन 1 की जो है मैं अटेंडेंस जो है वो आपकी ले लेता हूँ, ताकि आपके जो है वो आपकी जो अटेंडेंस है वो भी कंप्लीट हो जाए। और फिर इसके बाद जब ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो मैं आपके सेकंड सेशन की अटेंडेंस लूंगा। मैं अटेंडेंस लेता जा रहा हूँ, आप मुझे कंफर्म करते जाना। अब्दुल वलीद मेरे पास शो हो रहे हैं, आसिया मेरे पास शो हो रही है, बीबी निदा मेरे पास शो हो रही है, फरीहा खान मेरे पास शो हो रही है, फरीहा खान के बाद हफ्सा मेरे पास शो हो रही है, हफ्सा के बाद इकरा ताहिर मेरे पास शो हो रही है, इकरा ताहिर के बाद मेरे पास जब्बार शो हो रहे हैं, जब्बार अली खान के बाद काशिफ अब्दुल गनी शो हो रहे हैं, काशिफ अब्दुल गनी के बाद माहीन शो हो रही है मेरे पास, माहीन के बाद मिनाल शो हो रही है मेरे पास, मिनाल खतरी के बाद मेरे पास नादिर शो हो रहे हैं, नादिर के बाद मेरे पास पलवशा शो हो रही है, पलवशा के बाद त्रिदेव कुमार शो हो रहे हैं, त्रिदेव कुमार के बाद रुबाब शो हो रही है, रुबाब इनायतुल्लाह के बाद उसामा अब्दुल कदीर शो हो रहे हैं। ओके जी, मेरे पास पहले सेशन में आप तमाम के तमाम लोगों में से 15 लोग जो है वो शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी का नाम मिस कर गया हूं तो मुझे बता दें। जी अगर आप कुछ कह रहे हो बेटा। ओके, अगर कोई रह गया है तो मुझे बता दें। आई बिलीव मेरे पास बाकी सारे के सारे नाम जो है मैंने शो कर दिए, मैंने अपने पास अटेंडेंस मार्क कर दिया। ठीक है, ओके जी। इसके बाद हम अगला सेशन 2 स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि हम मजीद फर्दर आगे जो है उसको प्रोसीड कर सकें। चलिए, मीनवाइल हम इसको जो है वो मजीद देख भी लेते जब तक हमारे पास ये सेशन डिसकंटिन्यू नहीं होता। ओके, कमिंग बैक, हमने अभी ये बात की कि हमारे पास जो है वो 5 स्ट्रैटेजीज जो है उसके ऊपर जो है वो फोकस हो रहा होता है, या 5 स्ट्रैटेजी जो है उसको हम साथ लेके जो है वो चल रहे होते हैं। अब ये 5 स्ट्रैटेजीज जो है वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। एक मिनट, नादिर नाम है, नादिर जो है वो सर महरीन रऊफ है, अल्मास सत्तार। अच्छा, एक मिनट, अच्छा एक नाम हो गया अल्मास सत्तार। अच्छा, नादिर जो है वो आप मुझे कह रहे हैं कि नाम है महरीन रऊफ का। महरीन बेटा, फिर एक फेवर ये किया करो कि आप जब भी ज्वाइन